Hello student, welcome back to your biology classes. Today we will discuss a new topic which is called human digestive system. मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें जैसे हम कोई खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और वो डाइजेस्ट कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे। कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, कैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट की बन के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जो हमारे खाने से लेके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है उसे हम गट कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो उसका डायग्राम है, ये देखिए, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट जो है इसमें बकल कैविटी है। जो टेक पार्ट करते हैं जैसे कि आईज, नोज़, ईयर हैं, ये कोई टेक पार्ट नहीं करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हैंड, लेग्स, ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में टेक पार्ट नहीं करते हैं, जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी पार्ट्स में हैं। तो देखिए जो टेक पार्ट करते हैं वो है बगल कैविटी, माउथ, टंग, ओएसोफेगस, डायफ्राम, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम ड्यूडोनियम भी कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्टमक, बाइल डक्ट, पेनक्रियास एंड रेक्टम एंड एनस। ये सब चीज़ें जो है ये टेक पार्ट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्रोसेस जो है डाइजेशन की उसमें। अब देखिए सबसे पहले आता है कि फूड हमने खाया, यहाँ से माउथ से खाया फूड, और फिर माउथ के बाद जो प्रोसेस होती है चबाने की वो कहाँ होती है, बकल कैविटी में होती है। ये इस पे यहाँ पे होता है बकल कैविटी। उसके बाद जो फूड है वो ओएसोफेगस की तरह है। फूड ओएसोफेगस की साथ मतलब उसकी हेल्प की मदद से ओएसोफेगस जो है, ये फूड पाइप कहा जाता है जिसे, उसकी मदद से ये हमारे स्टमक में जाएगा। जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टमक का। स्टमक से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद ये जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है। फिर उसके बाद ये रेक्टम में, रेक्टम से एनस में। फिर उसके बाद एनस से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अब देखिए इन सब का रोल क्या क्या है, ये सब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखिए ओएसोफेगस के बगल में एक विंड पाइप प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आगे पे विंड पाइप प्रेजेंट होती है। उसमें क्या होता है, विंड पाइप में जो माउथ से हमारी कुछ बहुत माउथ से एयर जाती है, वो चीज़ें, जो भी चीज़ हमारे माउथ से जाती है उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। जो माउथ से हमारी एयर जाती है वो डाइजेशन की प्रोसेस में होता है उसका काम। तो वो उसके लिए जो पाइप होती है वो डिफरेंट होती है, और फूड के लिए जो पाइप होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये दोनों पाइप साथ में होती है, लेकिन जो विंड पाइप है वो फूड पाइप के आगे होती है। मतलब अगर हम फ्रंट से देखेंगे, हमारे गले में जो हमें दिख रहा है फ्रंट से, तो आगे से अगर हमने देखा तो पहले होगी विंड पाइप और पीछे होगी फूड पाइप। तो फूड, वी कैन से दैट द फूड पाइप इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द विंड पाइप। तो देखिए उसके बाद हमने खाना खाया, खाना हमारा स्टमक में गया। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये विंड पाइप और फूड पाइप है, यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब एक सब्सटेंस, वस्तु कह सकते हैं, वो उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है। मतलब कि जैसे हमने कोई खाना खाया तो वो खाना विंड पाइप में जाने से रोकता है। फूड पाइप का खाना फूड पाइप में फूड जाएगा, विंड पाइप में विंड जाएगी। मतलब फूड पाइप में विंड नहीं जा सकती और विंड पाइप में फूड नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों को जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो फूड पाइप को खोल देती है और विंड पाइप को बंद कर देती है। तो फूड पाइप के थ्रू फूड ट्रांसफ़र होता है। तो ये काम था एपिग्लॉटिस का, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब और चीज़ और बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से खाना खाया और स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ये जो अंदर होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन ये है बाहर वाला, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये होती है 1.5 मीटर। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन होती बहुत बड़ी है, लेकिन ये बहुत ही छोटे से एरिया में कंजस्टेड तरीके से, देख सकते हैं आप कितना कंजस्टेड तरीके से है, एक साथ फिट हुई रहती है। क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही थिन होता है, मतलब ये बहुत ही पतली होती है। तो ये आराम से कंजस्टेड होके एक साथ, ये देखिए यहाँ पे पूरा कंजस्टेड है, ये एक साथ रह सकती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो विड्थ होती है ये ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं आप विड्थ कितनी है इसकी। तो ये बाहर से, और ये छोटी भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, 1.5 मीटर होती है। तो ये बाहर से। अब इसका रोल क्या क्या है वो अभी बताते हैं हम। अब देखिए उसके बाद आता है
अपेंडिक्स, रेक्टम क्या है, यहाँ से फूड आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से देखिए यहाँ पे ये अपेंडिक्स में कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आया रेक्टम में आया, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल गया। अब देखिए अपेंडिक्स का क्या काम है, इसका कोई खास रोल नहीं है हमारी बॉडी में, ये ऐसा ऑर्गन है जो कोई खास रोल प्ले नहीं करता है हमारी बॉडी में कभी, जबकि ऐसा होता है कि ये कभी कभी ट्रबल क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। कैसे क्रिएट करता है ट्रबल, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो रहा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें खाना पास होते हुए फंस जाता है, तो फंस जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत पेन होने लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी सुना होगा आपने कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन ये होता है कि डॉक्टर इसे उस टाइम हमारी बॉडी से कट करके सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसे ऑपरेशन से कट किया जाता है जब ये हमारी बॉडी में बहुत ट्रबल क्रिएट करने लगता है, पेन होने लगता है उस टाइम पे। उसके बाद आता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये क्या होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। रेक्टम और एनस तो समझ गए होंगे, इससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, पूरी बॉडी में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, पूरी बॉडी में मूवमेंट ऑफ फूड, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जितना मूवमेंट हुआ था एनस के थ्रू बाहर निकला था, वो पूरे मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। मतलब कि अब इस मूवमेंट का कैसे है रोल, अब देखिए हमारी बॉडी में जो फूड पाइप होती है ना वो बहुत ही टाइट होती है। क्यों होती है टाइट, ये एक मसल से बनी हुई पाइप है फूड पाइप, और बहुत ही टाइट होती है। क्यों होती है ये मैं अभी बताऊंगी। ये इसीलिए टाइट होती है, देखिए जैसे हमने कोई खाना खाया तो वो अगर ये टाइट नहीं होती, नॉर्मल जो पाइप देखे हैं आपने घरों में प्लास्टिक के, उसमें अगर हम कोई ऊपर से नीचे चीज़ें डालते हैं तो वो सीधे डायरेक्टली चली जाती है, लेकिन फूड पाइप में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो खाना है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करके धीरे धीरे जाता है, और उसके बाद स्टमक में पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है फास्ट चले जाएगा, धीरे धीरे जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्यों जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि हमारी जो फूड पाइप है वो मसल से बनी हुई होती है और टाइट होती है। क्योंकि जब फूड का मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन मतलब कि जब खाना ऊपर से आएगा तो यहाँ पे ये मसल जो होती हैं, जहाँ पे खाना पहुँचा होगा वहाँ पे की मसल्स एक्सपेंड करेंगी। एक्सपेंड मतलब खुल जाएंगी, और जहाँ से खाना पास हो गया नीचे को आ रहा है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन। और क्या होगा, जो फूड को ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन से क्या होगा, ये फूड को नीचे की तरफ को पुश करेगा और धीरे धीरे हमारी स्टमक में पहुँचेगा फूड पाइप के थ्रू। तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। लेकिन जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट है वो सिर्फ फूड पाइप में नहीं होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसे हम वो पूरा मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टेलिक मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल तो आप समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं, माउथ से लेके एनस तक, खाना खाने से लेके वेस्ट प्रोडक्ट के निकलने तक जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या गट कैनाल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फूड के मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टेलिक मूवमेंट। समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों, अगर पेरिस्टेलिक मूवमेंट नहीं होगा, देखिए अगर हमने खाना खाया धीरे धीरे मूवमेंट नहीं होगा तो खाना डायरेक्टली चले जाएगा। अब सोचिए हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सीधे लेट गए तो हमारा फूड पाइप के थ्रू खाना नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू चीज़ें तो नीचे को ही आती है ना, जैसे कि हमारे उसमें हम कोई भी बॉल ऊपर को फेंकते हैं तो ग्रेविटी से नीचे को ही आएगी, लेकिन पेरिस्टेलिक मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है, वो उसमें धीरे धीरे नीचे को ही जाता है खाना। लेकिन जो अगर पेरिस्टेलिक मूवमेंट नहीं होगा तो बहुत ही स्पीड से होगा और नीचे को ही जाएगा। अगर हम उल्टे लटकेंगे, पेरिस्टेलिक मूवमेंट नहीं होगा तो खाना ऊपर को आएगा, ऊपर को। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो खाना है वो नीचे को नहीं, बहुत ही मतलब नीचे को तभी जाएगा हम सीधे खड़े रहेंगे। अब हमेशा तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही खड़े रहेंगे। तो समझ गए आप लोग कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है। अब देखिए उसके बाद आता है स्पिंक्चर। स्पिंक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिंक्चर NCT
ER स्पिंक्चर। इसका क्या रोल है मैं बताती हूँ। जब वेस्ट मटेरियल जो है ना, वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारी बॉडी से, तभी निकलता है जब हम बाथरूम में जाते हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब तब निकलता है जब हमें हमें वेस्ट मटेरियल निकालना होता है हमारी बॉडी के थ्रू। अब ये कैसे निकलता है उसी टाइम, हमेशा हम हमेशा एक्सक्रिएट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा कि वो ओपन एंड क्लोज होता है। वो तभी ओपन होता है जब हमें वेस्ट मटेरियल निकालना होता है। और स्पिंक्चर सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट नहीं होता है, स्पिंक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ओइसोफेगस से गया, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, थोड़ी देर तक ओइसोफेगस में रहेगा, उसके बाद स्टमक में आएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, फिर स्टमक से वो नीचे को जाएगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो थोड़ी देर यहाँ हर एक ऑर्गन के कंप्लीट होने में या हर एक जगह पे जब डाइजेशन कंप्लीट हो रहा होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंक्चर। वो क्या करता है, वो ओपन एंड क्लोज होता है। जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद ही वो ओपन होता है, फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो जब फूड पूरी तरीके से फूड के डाइजेस्ट होने की प्रोसेस हो जाएगी तभी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, स्पिंक्चर ओपन होगा तब। तो दिस इज कॉल्ड स्पिंक्चर। ये है स्पिंक्चर का रोल। अब देखिए हमारे उसमें जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स या एंजाइम कह सकते हैं। अब वो एंजाइम का रोल क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो होता है सेलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेलिवरी, सलीवा आप सब ने सुना है, सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेलिवरी ग्लैंड सिर्फ यहीं पे नहीं होती है, मतलब माउथ की जितना भी एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, माउथ में होता है, ये करता है सीक्रेट सलीवा मतलब लार जिसे हम कहते हैं। सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलीवा को। इसमें एंजाइम कौन सा होता है सलीवा में, एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। सलीवा प्रेजेंट होता है सलीवरी ग्लैंड में, और सलीवा में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। सेकंड आता है लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक के बगल में प्रेजेंट होता है लीवर। ये क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और इसके पास जो है वो गॉल ब्लैडर होता है, ये देखिए गॉल ब्लैडर, ये है ग्रीन कलर का। लीवर जो है, ध्यान से सुनिए, ये बाइल जूस का सीक्रेट करता है, ग्रीनिश कलर का होता है। जो बाइल जूस है वो बाइल डक्ट में स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, ये है बाइल डक्ट, यहाँ पे होती है बाइल डक्ट। ये तो पेनक्रियास दिखाया गया है, लेकिन एक छोटी सी होती है ऐसे ऐसे करके, ग्रीन कलर की होती है वो भी, जैसे ये है गॉल ब्लैडर, ये है लीवर रेड कलर का, ठीक है। इसके पीछे जो है छोटा सा एक पाइप होता है, उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, जो क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेगा, बाइल जूस को सीक्रेट करेगा, उसके बाद उसे गॉल ब्लैडर में, बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से होते हुए कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो और प्रोसेस करेगा। तो समझ गए ना, लीवर स्टमक के बगल में होता है, लीवर जो है वो स्टमक के बगल में होता है। ये देखिए लीवर, ये रेड वाला लीवर स्टमक के बगल में, उसके पास में होता है गॉल ब्लैडर। फिर होता है गॉल ब्लैडर के पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बाइल डक्ट, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, बाइल डक्ट कहते हैं यहाँ पे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करेगा, बाइल जूस को थोड़ी देर के लिए बाइल सीक्रेट करेगा। बाइल डक्ट जो है, जो बाइल सीक्रेट करता है थोड़ी देर के लिए, या कह सकते हैं स्टोर करता है, और फिर बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। इस बाइल डक्ट सीक्रेट होगा, फिर इससे होते हुए डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। ये काम था लीवर में जो बाइल जूस सीक्रेट किया गया है। अब थर्ड आता है पेनक्रियास। ये देखिए पेनक्रियास कहाँ पे है, स्टमक के पीछे होती है पेनक्रियास। ये देखिए, ये दिखाई गई है, स्टमक के पीछे होती है पेनक्रियास। यहाँ से सामने दिखती है लेकिन स्टमक के पीछे होती है ये पेनक्रियास। ये क्या करती है, ये जूस सीक्रेट करती है, और जूस सीक्रेट करती है पेनक्रियास में, और उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं उस जूस में। पेनक्रियास क्या करती है, जूस सीक्रेट करती है, और उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का नाम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये जूस सीक्रेट करती हैं पेनक्रियास। फर्स्ट है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सेकंड है ट्रिप्सिन, थर्ड है लाइपेज। और ये जूस भी क्या होगा, सीक्रेट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा, और उसके बाद स्टमक में नहीं जाता है, ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में नहीं जाता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो
प्रोडक्ट हैं उनको जो यूज़फुल हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो यूज़फुल नहीं हैं वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारे और पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और चीज़ें क्या क्या थ्योरी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो पता चल गया, इसमें क्या क्या होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट होती है जिसमें क्या क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये अभी समझाया है आपको मैंने। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, डाइजेशन होता है। देखिए ये सब चीज़ें तो थ्योरी हैं, फर्स्ट मैं बता देती हूँ ये फंक्शन क्या है। फंक्शन, मेन फंक्शंस क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट फंक्शन है मोटेलिटी। मोटेलिटी मतलब फूड का मूवमेंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ओइसोफिगस से सब चीज़ों में, माउथ से ओइसोफिगस में, ओइसोफिगस स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस, एक्सेट्रा। तो फूड जो है वो क्या करेगी, देखिए फूड मूव्स थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। मतलब पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो धीरे धीरे मूवमेंट होता है वो वही है ये पेरिस्टालिसिस, विच इज़ द मूवमेंट ऑफ मसल्स। मतलब जो फूड पाइप होती है वो मसल्स की होती है, बताया था ये सब वही है। तो मोटेलिटी मीन्स जो मूवमेंट होता है फूड का उसे हम कहते हैं मोटेलिटी, मूवमेंट ऑफ फूड कॉल्ड मोटेलिटी। अब सेकंड आया सीक्रेशन, जो स्टमक में होता है, मैंने बोला था सीक्रेट करती हैं एंजाइम्स को, हार्मोन्स को या अदर सब्सटेंस को, जो बॉडी में हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जूस, जैसे कि स्टमक के बगल में लीवर होता है, उसमें कौन सा जूस होता है, बाइल। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइगेस, ये सब होते हैं। ये सारे जो हैं ये सारा सीक्रेशन में ही आएगा। उसके बाद आया देन आया डाइजेशन। उसके बाद हमारा डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, मतलब कि जो फूड हमने लिया वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमें क्या क्या मिलेगा, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, वाटर जो हमने खाया है उससे हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे छोटे छोटे, जो सारे हमारे गट में होंगे। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, मैंने वही बताया था। और उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे, मतलब कि डाइजेशन की प्रोसेस से डाइजेस्ट होगा जो मटीरियल, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लास्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का रोल होता है, वो अब्जॉर्ब करते हैं। देखिए पहले तो स्टमक से हमारा डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, उसमें से क्या, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, ये सब एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, पहले फूड स्मॉल में जाता है फिर लार्ज में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो इनमें से एब्जॉर्ब करेगी मटेरियल, लेकिन पूरा मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो बचा कुचा मटेरियल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, वो सारा मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देती है। तो ये वर्क है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन का वर्क होता है। एंड नेक्स्ट देखिए यही था, मतलब कि ये जो सब चीज़ें थी ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे नेक्स्ट जो मैं लेक्चर करूँगी उसमें बता सकते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं इस टॉपिक से, वो देख लीजिए क्या है। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, जो प्रोटीन्स का डाइजेशन है वो कहाँ होता है, पेनक्रियाज में होता है या स्टमक में होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर। मैंने आपको अभी अभी बताया था जब टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि कौन कितना बड़ा होता है, इन दोनों में से बताना है लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल कौन सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन, जो डाइजेशन होता है कंप्लीट वो कहाँ कंप्लीट होता, कंप्लीटली पूरी तरीके से डाइजेशन हुआ जाता है फूड का, वो किधर पे होता है, पेनक्रियाज में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। इन दोनों में से बताना है आपको कि वो फूड को एल्कलाइन बनाता है या फूड को तोड़ता है। लास्ट क्वेश्चन नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब कि जो हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी में वो कौन सी है, पल्प है या इनेमल है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, ये पूरा का पूरा, इसका पूरा का पूरा जो ऊपर माउथ से लेके एनस तक का मूवमेंट होता है, मतलब लेंथ जो है वो कितनी है। देखिए 6 मीटर की हमारी क्या होती है, 6 मीटर की हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और 1.5 मीटर की हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन।
तो देखिए कितना हो गया, 6 + 1 7.5 मीटर का तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बोथ का कॉम्बिनेशन ही हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक, तो पूरा वो होता है पूरा का पूरा 7.5 + 2 मीटर, तो कितना हो गया 9 मीटर, 9 मीटर्स या 9.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, 9.5। तो ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इज़ 9 मीटर, इतनी टोटल लेंथ होती है माउथ से ले, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक की प्रोसेस। सो दिस इज़ द टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन, तो जिसे हम कह सकते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम गट कैनाल भी कह सकते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आप अच्छे से समझ लेना, और नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट।